श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज 16 अप्रैल है। आज का दिन विशेष है। आज उनका दिन है जो जागते हैं रातों को ताकि हम चैन से सो पाएं, जो सुरक्षा करते हैं हमारी हर छोटी मोटी बड़ी या सरल विपदा में। ट्रैफिक हो, कोई रैली हो, लड़ाई झगड़े हो या कोई दुर्घटना हो, सबसे पहले हर जगह ये हमारी सुरक्षा को ही सर्वोपरि मानकर मुस्तैद रहते हैं। श्रोताओं, आज है राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस और हमारे साथ इस दिन विशेष पर चर्चा करने के लिए और साथ ही आप सबसे संवाद करने के लिए आज उपस्थित हैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्री गौरव यादव। आप श्री गंगानगर के पुलिस अधीक्षक हैं और हमारे साथ हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं। श्री गौरव यादव सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और आज राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई भी। धन्यवाद। साथ ही हम हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि श्री गौरव यादव अब पदोन्नत होकर उप महानिरीक्षक बन गए हैं राजस्थान पुलिस के। सर, आपको पदोन्नति की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्रोताओं, आज पुलिस दिवस है। हम श्री गौरव यादव से सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि पुलिस क्या होती है, क्या आवश्यकता है हमारे समाज में। पुलिसिंग, हमारे जो सामाजिक ढांचा है उसमें पुलिस का रोल क्या है। पुलिस शब्द की यदि बात करें तो पुलिस शब्द शुरू होता है ग्रीक में पोलिटिया शब्द होता है, जिसका मतलब होता है नगर प्रशासन जी। वो शब्द ग्रीक से होते हुए लैटिन में आया, लैटिन में पोलिटिया कहा गया और फ्रेंच से होते हुए इंग्लिश में पुलिस के रूप में जाना जाता है आज की डेट में। और भारत देश में भी यदि देखा जाए तो प्राचीन काल से विभिन्न नाम से, जैसे नगर रक्षक, दंडपाल, कोतवाल इत्यादि नाम से पुलिस कहीं न कहीं रही है। जो मुख्य कार्य है पुलिस का, वो जैसा आप सबको विदित भी है और ऐसा दिखता भी है, समाज में कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से बनाए रखना, जो आम जन है उनमें इस तरीके का माहौल बना के रखना कि कोई भी किसी भी तरीके की गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, और एक ऐसा स्वरूप देना समाज को, ऐसा रूप देना कि लोग आराम से अपना जीवन जी सकें और जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दुरुस्त रूप से चलती रहे। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसे बताया दंडपाल या दंडनायक जो शब्द है वो पुराने जमाने से हम यूज करते आ रहे हैं, तो जो पुलिस का जो स्वरूप आज हम देखते हैं, क्या जो औपनिवेशिक काल है या आज़ादी से पहले या आज़ादी की बात से इतना समय बीत जाने के बाद आज जो स्वरूप हम पुलिस का देखते हैं वो किस प्रकार परिवर्तित हुआ, क्या क्या परिवर्तन हमने देखे। यदि आज़ादी के बाद की बात की जाए तो जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो हाल में ही परिवर्तन हुआ है। जैसा आपको पता है 1 जुलाई से जो नए कानून आए जी, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो दंड के बजाय न्याय की ओर जाने का रहा है कि आम जन को यदि किसी भी तरीके की कोई समस्या हुई है तो उसके लिए न्याय मिले जी। दंड केवल एक माध्यम हो सकता है जिससे न्याय मिले। दंड देना अंतिम रूप से नहीं होता है कि दंड किसी को दिया जाए। तो एक सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वो पुलिस में इन अधिनियम के तहत हुआ है। साथ साथ जो सोच है वो पूरी तरीके से नागरिक की सेवा के रूप में परिवर्तित हुई है। पुलिस का आज की डेट में, जैसा आपको पता है कि ये हम सबका कर्तव्य रहता है, हम सब लोगों की ये कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करें, लोगों की समस्या जानें, उसका समाधान करें। अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्या जानना चाहते हैं, वो क्या बात करना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं। सर, मैं गंगानगर से बात कर रहा था, मनीष। हाँ जी, श्री गौरव यादव आपको सुन पा रहे हैं। एसपी साहब, आप फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे आप। सर, मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि गंगानगर की भू माफियाओं का सुनिएगा। देखिए, ये जो बात है जहाँ तक जमीन संबंधित विवादों की, उसमें पुलिस लगातार सजग रहती है। साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनका, जैसे यूआईटी हो गया, जो अन्य डिपार्टमेंट होते हैं, जो ज़मीन नॉर्मली जो बताते हैं कि किसकी ज़मीन है किसकी ज़मीन नहीं है, उस बारे में जैसे ही सूचना मिलती है संबंधित विभाग भी एक्टिव रहता है, पुलिस भी एक्टिव रहता है। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह की कोई घटना नहीं हो। जैसा श्रोता ने जो बात कही, उस बात में यदि कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो आकर के बिल्कुल मुझे अलग से ऑफिस में बता सकता है, परंतु मैं इस बारे में पूरी तरीके से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भरोसा दिलाना चाहता हूँ, इस तरीके की कोई गतिविधि हाल फिलहाल में नहीं हुई है। इनफैक्ट ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित भी किया गया है। उनके खिलाफ नए जो कानून है, जो पुराने समय से भूमाफिया जो एक्टिव थे, पिछले 1 साल में भूमाफियाओं के खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई भी की गई और ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी। मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस तरीके की घटनाएं इक्का दुक्का कहीं हो सकती हैं, तो अगर हुई हैं तो जैसे ही जानकारी में तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हमारे श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप व्यक्तिगत कोई सवाल ना करें और जो अगर कोई
सामाजिक रूप से आपको लगता है कि जो पुलिस की जिम्मेदारी है उसमें अगर कोई बात आप इनसे कहना चाहते हैं या कोई संदेश इन तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप एसपी साहब से बात कर सकते हैं। हमारी फ़ोन नंबर जो है 01509-220-992 01509-220-993 है। अभी एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, हम बात करना चाहेंगे उनसे। हेलो। हेलो। हाँ जी, राम राम। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं कुंदन कटारिया भाई साहब। हाँ जी कुंदन जी, फरमाइए आपको क्या बात करनी है एसपी साहब से? हाँ, सबसे पहले तो एसपी साहब को आज के दिन की शुभकामनाएं। और जैसे अपने सूरतगढ़ के अंदर का बहुत चलन होता है, तो इस पे कुछ लगाया है। सुन रहे हैं एसपी साहब आपकी बात? हाँ जी, हाँ जी। हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, ये बिल्कुल नशे में जा रही है, तो हमारे समाज को, हमारे परिवार को बहुत नुकसान होता है। तो ऐसा कुछ अंकुश लगाए नशे पर। जी, अभी सर आपका जवाब देंगे, आप रेडियो सेट पर अपना जो जवाब सुने। सूरतगढ़ और गंगानगर में, सूरतगढ़ साथ साथ गंगानगर में भी, जैसा सभी को पता है, नशा एक समस्या बन गई है, बड़ी समस्या बन गई, जिसमें लगातार पिछले 1-1.25 साल से कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। यदि सूरतगढ़ स्पेसिफिक बताया जाए तो अभी हाल फिलहाल में ही बड़ी मात्रा में कई कुंटल डोडा पोस्त और अफीम का सीजर हुआ है। साथ साथ बॉर्डर पे भी ऐसी तस्करी पर काफ़ी लगाम लगाई गई है। इसमें एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है कि दो तरीके से इसको देखा जाए नशे की समस्या को, एक डिमांड साइड और सप्लाई साइड। जो सप्लाई साइड है उस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मैं यदि आंकड़ों की बात करूं तो पिछले साल की तुलना में करीब 1.5 से 2 गुना ज़्यादा, और यदि मूल्य की बात करें तो 350 करोड़ से ज़्यादा का सीज़र पिछले 1 साल में पुलिस ने किया है, जो कि अपने आप में ही ये दिखाता है कि किस तरीके से पुलिस लगातार एक्टिव है जी। दूसरी जो साइड है डिमांड साइड, जब तक हम उसको कर्ब नहीं करेंगे तब तक ये समस्या लगातार बनी रहेगी। उसको लेकर के पुलिस प्रशासन सभी लोग मिल करके लोगों में जागरूकता भी फैला रहे हैं। ऑपरेशन सीमा संकल्प चल रहा है, जिसके तहत हम अलग अलग जगह जा करके, हाल फिलहाल में सूरतगढ़ में भी एक कार्यक्रम इसमें किया गया था। लोगों से लगातार डायरेक्ट संवाद करते हैं, लोगों को समझाते हैं। विशेष करके जो नवयुवक हैं, 8वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनसे ये बात की जाती है। उनको एक नाटक मंचन करके दिखाया जाता है, जो नाटक मंचन नहीं होकर के कहीं ना कहीं सही वास्तविक स्टोरी पर बेस्ड रहता है कि किस तरीके से यदि कोई व्यक्ति नशे में पड़ जाता है तो उसके पूरे परिवार का जीवन खराब हो जाता है। तो इस तरीके से करीब 26,000 लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन किया गया है। अभी ये जो सूरतगढ़ की समस्या की बात करें, उसी के मद्देनज़र कल ही जो हॉस्टल क्षेत्र था, जहाँ पर कोचिंग क्षेत्र, उसके आसपास के हॉस्टल और पीजी चेक किए गए हैं। इस तरीके के एक हॉस्टल में भी अभी रिसेंटली ही पता चला था, तो वहाँ पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये जो नशे की समस्या है उसको लेकर के पुलिस पूरी तरीके से जागरूक है। हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मैं अपने श्रोतागणों को ये भी बताना चाहूँगा, केवल सीजर ही नहीं, इसके अलावा पिछले 1 साल में 25 ऐसे तस्कर जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करके, अवैध तरीके से कब्जा करके निर्माण कराया था, उनको हमने ध्वस्त किया है। संबंधित एजेंसी से संपर्क करके उनके बारे में पता करके ये पता चला है कि ये अवैध निर्माण है, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण है, तो उनको ध्वस्त किया है। इसके अलावा 5 ऐसे तस्कर जिन्होंने इस संपत्ति से अपने घर बना लिए थे, अपने कोई ज़मीन परचेज की थी, तो 68 FNDPS जो नॉर्मली पहले यूज़ नहीं होता था, 68 FNDPS के तहत जो भी कमर्शियल क्वांटिटी की तस्करी करता है तस्कर, उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है और उसको राजसात किया जा सकता है। तो इस तरीके से 5 तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा नए कानून में ये प्रावधान है कि ऐसे लोग जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है या बैंक में पैसे रखे, उनको जब्त करने का प्रावधान 107 BNSS। यदि वो कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है, नॉन कमर्शियल क्वांटिटी है, तो उसमें 107 BNSS के तहत भी 2 कार्रवाई की गई हैं। इस तरीके से यदि इनका मूल्य निर्धारित किया जाए तो करीब 10 करोड़ की संपत्ति जो ऐसे तस्कर हैं, उनकी संपत्ति को हमने जब्त किया है, ध्वस्त किया है, राजसात किया है। इसके अलावा एक हमारे पास एक पिट NDPS होता है, जिसमें कंटिन्यूस जो तस्करी करते हैं, हम उनको 1 साल के लिए जेल भेज सकते हैं। बट उसके लिए काफ़ी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं। वो पहले होम में जाता है, होम से एक्सेप्ट होता है, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय की एक कमेटी बनी है, उनसे एक्सेप्ट होता है। तो ऐसे 15 लोगों के खिलाफ हमने इस्तिगासे भेजे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो डिमांड साइड पर भी कार्य हो रहा है, सप्लाई साइड पे तो बहुत ही
अधिक तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है। मेरा यहाँ पर सभी लोगों से, जो लोग सुन रहे हैं, उनसे कहना है कि उनका भी दायित्व बनता है जी। ये एक तरीके से आज की डेट में सामाजिक दायित्व बन गया है। हमें ये देखना पड़ेगा, ये केवल हमारे पड़ोस की समस्या, घर की समस्या और हमारे परिवार की समस्या है, इस तरीके से देखना पड़ेगा। अपने घर के लोगों पर नज़र रखनी पड़ेगी, अपने पड़ोसी के बच्चे पर नज़र रखनी पड़ेगी, अपने घर में कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से चीज़ें कर रहा है, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। और यदि लगता है कि कोई व्यक्ति नशे की जद में जा रहा है तो तुरंत ही आपको लीगल हेल्प नहीं कहे तो काउंसलिंग वाली हेल्प शुरू करनी चाहिए। तुरंत आप काउंसलिंग करें, ज़रूरत पड़े तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कराएं। मैं ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पर कि एक पिछले बजट घोषणा में एक नया नशा मुक्ति केंद्र भी खुला है। 2023 से पहले 6 नशा मुक्ति केंद्र हुआ करते थे, 4 नशा मुक्ति केंद्रों को और लाइसेंस दिया गया है। तो इस तरीके से आज की डेट में हमारे पास 10 नशा मुक्ति केंद्र हैं। तो ये दायित्व तो बनता है, ये ना सोचें कि ठीक है हमारा बच्चा है, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, या पड़ोस का बच्चा है, हमें क्या लेना देना। जब तक इसको सामाजिक रूप से डिमांड साइड पे हम कर्व नहीं करेंगे, तब तक केवल सप्लाई साइड पे वर्क करने से काम नहीं चलेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पुलिस और इनफैक्ट हमारे बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिक जन, हमारा प्रशासन इस पे पूरी तरीके से लगा है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि नशे की जो समस्या है उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। जी सर, आपने बिल्कुल सही बात बताई कि पुलिस हो, चिकित्सा हो, मीडिया हो और अन्य कई जो स्वयंसेवी संगठन जो हैं वो इस समस्या को काबू करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। फिर भी हम देखते हैं कि आज जो युवा जो है, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, वो इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इस चंगुल में फंस जाते हैं। हम आपके माध्यम से हमारे जो श्रोता हैं, चाहे वो युवा सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं या उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनको आप कोई सजा का जो प्रावधान है, जो ड्रग्स का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह से डराया जाए, रोका जाए, उन्हें ये बताया जाए कि आपका जीवन जो है इस ड्रग्स से खराब हो जाएगा, आपको कौन कौन से केस लग सकते हैं, आपका कैरियर जो है वो इससे खत्म हो सकता है। हमारे जो युवा हैं उनमें जागरूकता होनी चाहिए। हम चाहेंगे कि आप उन्हें बताएं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो तस्करी करता है, जो सप्लाई करता है, वो तो क्रिमिनल हुआ। दूसरा, ऐसे युवा जो इस लत में लग जाते हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, वो मैं उनको विक्टिम की तरह देखूंगा। जी। क्रिमिनल की जहाँ तक बात करें तो कमर्शियल क्वांटिटी में आजीवन कारावास तक की सजा है। यदि वो बाहर से तस्करी करता है, कमर्शियल क्वांटिटी की तस्करी करता है, लगातार खरीद बेच कर रहा है, तो उसके आजीवन कारावास तक की सजा है। और नॉर्मली यदि कोई कमर्शियल क्वांटिटी में सीजर होता है, उसमें प्रॉपर सबूत होते हैं, प्रॉपर एविडेंस मिलती है, तो न्यायालय का भी बहुत ही सख्त रुख रहता है। इसमें सज़ा आवश्यक रूप से होती है और जमानत बहुत ईजिली नहीं होती, बहुत कठिन होती है। और यदि मीडियम क्वांटिटी की तस्करी है तो उसमें भी काफ़ी 5 से 10 साल तक की सज़ा है। जो दूसरा पहलू है, जो विक्टिम वाला पहलू है, जो व्यक्ति इसके नशे में आ जाता है, उसमें मैं ये बताना चाहूँगा किस तरीके से ये हमारे दिमाग को असर करता है। ये खास करके जो नौयुवक है या जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, वो यदि सुन रहे हैं तो उसको ध्यान से सुने। जी। हमारा जो दिमाग है वो बेसिकली किसी भी सेंस को जब फील करता है तो वो जज करता है कि भाई हमें इस चीज़ को कितना हम सहन कर सकते हैं, इससे कितना अच्छा लग रहा है, इससे कितना बुरा लग रहा है। जी। जैसे मान लीजिए हमें भूख लगती है तो हमारा दिमाग ये संदेश देता है कि आपको खाना खाना है, हमें भूख लग रही है। जी। हमें कुछ स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो हमें लगता है कि हमें अच्छा खाना मिल रहा है, हमें स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, हमें आनंद आता है, आनंद की अनुभूति, संतृप्ति का एहसास होता है। जी। और जब हमारा पेट भर जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा पेट भर गया है, अब इससे ज़्यादा नहीं खाना है। ये जो ड्रग्स हैं, खास करके मेडिकेटेड ड्रग्स, ये क्या करते हैं, हमारे माइंड को हाईजैक कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो ये एहसास ही नहीं होने देते हैं कि हमें नशे के अलावा कुछ चाहिए। तो वो सिग्नल, अगर लत लग जाती है तो वही सिग्नल ये देता है कि आपको नशा चाहिए, जबकि एक्चुअल में बायोलॉजिकली किसी को भी नशे की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। सेकंड चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो, वो बाकी सारा जो हमें मज़ा आता है ना, बाकी सारे जो हमें एन्जॉयमेंट मिलते हैं चीज़ों से, जैसे अभी गाना सुन के हमें अच्छा लगा, हम कोई क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, देख के अच्छा लगा, किसी को टेनिस खेलना अच्छा लगता है, उसको टेनिस खेल के अच्छा लगा, आनंद की अनुभूति हुई, बहुत खुश हुआ कि आज मैंने अच्छा खेला। किसी को हो सकता है कि डांस करके अच्छा लगे, किसी को अच्छा खाना खा के अच्छा लगे, किसी को लगे कि यार मैं घूम करके आता हूँ, मुझे घूमना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ समय बिताना, अलग अलग चीज़ों में आनंद की अनुभूति होती है उसको। जो ड्रग्स होता है वो ये सारी अनुभूति को कट कर देता है। जी। हमारे माइंड के उस पार्ट को इस तरीके से इफेक्ट करता है कि उसको इन सारी चीज़ों का जो
मतलब जीवन में जितने आनंदमयी चीज़ें हैं उन सबको ख़त्म कर देता है, और उसको बस यही सिग्नल देता है कि आपको तो केवल एक ही चीज़ से आनंद आएगा, वो है ड्रग्स। वो अपने आप में कितनी खतरनाक चीज़ है, आप ये सोचिए। लोग अपने माता पिता से बात करना, भाई बहन से बात करना, उनके साथ समय बिताने में जो आनंद आता है वो भी भूल जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उस इंसान को हाईजैक कर लेता है, हाईजैक कर लेता है वायरस की तरह। और फिर जो थर्ड पार्ट थी, ये सिग्नल देना कि कितना लेना है। हाँ जी। जैसे खाना कितना खाना है, खेलते हम कितनी देर खेल सकते हैं, कितनी देर में किसी चीज़ में अच्छा लगता है, उसके बाद वो चीज़ मोनोटोनस हो जाती है या वो हमें हार्म करना भी शुरू कर देती है। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो लगातार चलाते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा। ड्रग्स उस लिमिट को धीरे धीरे उस लेवल तक जाता है कि आदमी की डेथ तक हो जाती है। वो माइंड से जो कंस्ट्रेंट है वो हट जाता है। तो ये विक्टिम के लिए इतनी खतरनाक चीज़ है कि एक बार आप उस लत में चले गए तो अनलेस एंड अनटिल आपको प्रोफेशनल हेल्प नहीं मिली, आप उससे बाहर नहीं आ सकते हो। और इसीलिए जैसा हमने देखा भी है कि व्यक्ति जो उसमें फंस जाता है वो घर में भी कई बार ऐसे अपराध कर देता है, घर में चोरी कर लेता है, या इनफैक्ट अपने घर वालों के विरुद्ध हिंसात्मक हो जाता है। कई बार घर में ही मर्डर तक की घटनाएं हो जाती हैं। तो ये जो विक्टिम साइड है, ये जो लोग पोटेंशियल इस तरीके से नवयुवक हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये किसी भी तरीके का आपको जो कोई देता है शुरू में ना कि इससे आनंद आएगा, वो आप भूल जाओ। वो बाकी एक सारी बार कोशिश करके देखो। हाँ, वो बिल्कुल ही नहीं करनी है जी, क्योंकि वो बाकी जो आपके जीवन में जितने आनंद है ना उसको ख़त्म कर देगा। आपको ख़त्म करके ही वो चीज़, उसको शुरू किया आपने तो वो आपको ही ख़त्म करेगा, कोई मिडवे नहीं है। फर्स्ट जो हम ट्राई करते हैं उसी को ही नहीं करना। तो जो सजा का प्रावधान, उससे खतरनाक ये चीज़ है जी भाई, जो कमर्शियल रूप से जो कमर्शियल क्वांटिटी के ड्रग्स का व्यापार कर रहा है, वो व्यक्ति को तो जो सजा मिलेगी वो मिलेगी, वो मिलेगी ही मिलेगी। यदि वो पकड़ में आएगा तो। और पकड़ में आता ही है भाई, आज नहीं पकड़ में आता, कल पकड़ में आता है, परसों पकड़ में आता है, जब भी पकड़ में आता है। वो एक तरीके से, कई तो ऐसे भी हैं जो केवल व्यापार करते हैं, खुद कंज्यूम नहीं करते हैं। ये लोगों को ये भी नहीं समझ में आता है कई बार, जो विक्टिम होते हैं, कि कई ऐसे ड्रग के व्यापारी हैं, ड्रग के स्मगलर्स हैं जो केवल स्मगलिंग का कार्य करते हैं, खुद के परिवार को उससे बहुत दूर रखते हैं कि ये बहुत गंदी चीज़ है, क्योंकि उनको कॉन्सिक्वेंसेस पता है। उनको कॉन्सिक्वेंसेस पता है। तो इसीलिए ये जो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है वो उसके कॉन्सिक्वेंस हैं, जिसको समझने की ज़रूरत है। उसको यदि लोग समझेंगे तो आवश्यक रूप से ही इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगाएंगे। जी, एक श्रोता और हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे अभी। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन फरमा रहे हैं? मैं गांव खोखरावाली से विनोद तारासन। जी विनोद जी, आपको एसपी साहब सुन रहे हैं, आपका क्या सवाल है? एसपी साहब जी की हम बातें सुनी है, बहुत अच्छी लगी जी। पर मेरा गांव जो है पाकिस्तान बॉर्डर पर है। हाँ जी। तो दिमाग पर जो कुछ लोग है, पर ये घटना घटती रहती है। हाँ जी। कोई वस्तु आती घेर देते हैं ड्रोन से, तो कुछ लोग भयभीत तो रहते हैं उससे कि हम सूचना नहीं देते पुलिस थाना में, तो उनके दिलों में जो थोड़ा सा डर निकलना है। एसपी साहब, मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सा बताएं हमें कि लोग डरे ना, इससे सूचना तुरंत दें। जी, एसपी साहब आपका भी जवाब देंगे, आप रेडियो सेट पे सुनिएगा। एसपी साहब, मैं आपसे ये इस सवाल के साथ ही जोड़ना चाहूँगा कि हमारे आसपास हम देखते हैं ड्रग्स का काम जो है चल रहा हो, ठीक है, या हमें पता हो एक आम नागरिक के तौर पे, जैसे अभी हमारे श्रोता ने बताया कि वो डर जाते हैं, कभी ड्रोन ड्रॉपिंग होती है या कैसे भी होता है। अपने आसपास तस्करों को देखते हैं, ड्रग एडिक्ट्स को भी हम देखते हैं, लेकिन हम ये डरते हैं कि हम पुलिस को सूचना देंगे तो ये हमारा कोई हार्म ना कर दे, क्या पता पुलिस हमारा सुनेगी नहीं सुनेगी। कोई ऐसा तरीका कि हम पुलिस तक पहुंच पाएँ, हमारा कॉन्टैक्ट जो है, हमारी जान पहचान जो है वो छुपी हुई रहे, उजागर ना हो, पुलिस का भी इसमें काम हो जाए और अपराधी भी जो है वो पकड़े जा सकें। इस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले जो श्रोता थे, मैं उनके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। बॉर्डर एरिया की जो तस्करी की समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि ये सीमा पार से तस्करी जो हो रही है उसका मुख्य उद्देश्य नार्को टेररिज्म है। जो हमारा दुश्मन देश है वो ये जानता है कि यदि हम बॉर्डर एरिया के लोगों को नशे की जद में ला देंगे तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम इन लोगों का मिसयूज़ कर सकते हैं और इन लोगों को कमज़ोर बना सकते हैं। जी। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, जिससे लड़ने के लिए पुलिस और बीएसएफ लगातार सतत रूप से कार्य कर रही है। बॉर्डर एरिया में यदि किसी भी तरीके की कोई ड्रोन ड्रॉपिंग होती है, कोई भी चीज़ दिखती है, तो बिना डरे, बिना भयभीत हुए, क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर से आ रहा है और जो इसका डेस्टिनेशन है वो मोस्टली गंगानगर में नहीं होकर के पड़ोसी राज्य में होता है। जी जी। तो इसमें तो किसी भी तरीके का सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए, भयभीत होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आवश्यक रूप से तुरंत, वैसे बीएसएफ की लगातार चौकियां हैं,
बीएसएफ को भी बता सकते हैं। पुलिस को बताना हो तो 112 नंबर है, जिसपे कि बेझिझक होकर के बता सकते हैं। बॉर्डर एरिया को लेकर के इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है कि मतलब जिसपे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, और इसमें सभी लोग मिलकर लड़ रहे हैं। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले करीब 1-1.5 साल में हमने 30 ऐसे लोगों को जो लोकल थे और बॉर्डर तस्करी में शामिल थे, स्लीपर सेल की तरह, उनको आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट भी किया है। तो मेरा श्रोताओं से सभी से ये निवेदन रहेगा, किसी भी तरीके से भयभीत नहीं हो, किसी भी तरीके से डरे नहीं, विशेष करके बॉर्डर तस्करी को लेकर के। जी, बाकी दूसरी जगहों की जैसा आप बात कर रहे हैं कि ये भय रहता है कि वो व्यक्ति जिसके बारे में हम सूचना देंगे वो उसी जगह पे रह रहा है, क्या पता उसको पता चल जाए कि पुलिस बता देगी। तो मैं सबसे पहले तो ये सभी को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यदि आप पुलिस को बताते हो तो पुलिस सूचना लीक नहीं करती है। इस तरीके की घटनाएं हाल फिलहाल में नहीं हुई। एक जगह पर ज़रूर एक समाचार पत्र में निकला था कि पुलिस को सूचना दी और फलां व्यक्ति को मिल गया, बट जब उसको हमने डिटेल में जब हम गए तो ये पता चला कि उस व्यक्ति ने स्वयं ने उसको बता दिया था किसी के माध्यम कि मैंने तुम्हारी सूचना दी है। अच्छा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ही निराधार हैं। फिर भी यदि किसी को ये भय लगता है कि हमारी सूचना लीक हो सकती है, तो एक मेरे ऑफिस में ही एक CUG नंबर संचालित है जिस पे व्हाट्सएप पर कभी भी सूचना दे सकते हैं। ये मैं सभी श्रोताओं को, मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम के अंत में वो नंबर भी और अन्य जो नंबर्स हैं वो सभी नंबर एक साथ जी बता दूं। हाँ, हम चाहेंगे कि आप इस तरह के नंबर जो हैं वो हमारे श्रोताओं को देंगे, तो हो सकता है इस ड्रग्स का जो ये कारोबार चल रहा है इसको हम रोकने में और अधिक सक्षम हो पाएं। आप, हम और पुलिस प्रशासन हुआ, चाहे चिकित्सा विभाग हुआ, सब मिलकर ही इस जो ड्रग्स का जो काल हमारे ऊपर मंडरा रहा है उससे हम लड़ सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको बर्बाद होने से बचा सकते हैं। हम SP साहब से जानना चाहेंगे कि हमारी जो राजस्थान पुलिस है दिन रात जनता की सेवा में मुस्तैद रहती है। हम जानना चाहते हैं कि कितना संख्या बल हमारी राजस्थान पुलिस के पास है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस द्वारा रिकमेंडेड है कि 200 पुलिस जो कार्य बल है वो 1 लाख की आबादी पर होना चाहिए। क्या हम राजस्थान पुलिस में इस आंकड़े के आसपास हैं उन आदर्श परिस्थितियों के? जहाँ तक राजस्थान पुलिस की बात की जाए, वर्तमान में जो कार्यरत बल है वो करीब 120 पुलिसकर्मी प्रति 1 लाख व्यक्ति हैं, जो आवश्यक रूप से जैसा आपने बताया संयुक्त राष्ट्र के मानदंडों से काफ़ी कम है। परंतु जो हमारी पुलिस है वो सदैव तत्पर रह कर के अपने ड्यूटी आवर्स के बियॉन्ड जा कर के ये सुनिश्चित करती है कि ये कमी किसी भी तरीके से जनता को महसूस नहीं होने दिया जाए। और इस मामले में पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार का भी सतत ये प्रयास रहता है कि किस तरीके से ये जो फोर्स है, जो नफरी है, वो बढ़ाई जाए। और हाल फिलहाल में जो बजट भी हुआ है और जो राज्य सरकार द्वारा घोषणाएं हुई हैं उसमें नई नफरी भी स्वीकृत हुई है, और काफ़ी संख्या में आने वाले भविष्य में ये संभावना है कि ये जो 120 का आंकड़ा है इसको हम बढ़ा करके धीरे धीरे जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है वहाँ तक पहुँचें। जी, हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो हमारे विकसित राष्ट्र हैं, जैसे अमेरिका की बात करें या फिर यूनाइटेड किंगडम जो है वहाँ पर, या फिर अन्य कोई विकसित देश है, 350 से 400 पुलिसकर्मी जो है 1 लाख की जनसंख्या पर जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। इस स्थिति की वजह से जो हमारी जो पुलिस है, हम ऐसा मानते हैं कि क्या वो ओवरबर्डन है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी पुलिस फर्स्ट रेस्पॉन्डर है। लड़ाई झगड़ा हो, रैली हो, या फिर कोई VIP आवागमन हो, प्राकृतिक आपदा हो, दुर्घटना हो, और कितने ही काम जो है पुलिस के पास रहते हैं। हमारी पुलिस जो है हम देखते हैं कि उन्हें कई बार साप्ताहिक अवकाश भी जो है वो नहीं मिल पाता। वो हर दम जनता की सेवा में तत्पर रहती है। तो इस स्थिति को आप किस प्रकार देखते हैं? पुलिस की जहाँ तक नफरी की बात करें तो ये बिल्कुल सत्य है कि यदि ये नफरी विकसित देशों के नफरी के बराबर हो जाएगी तो हमारी पुलिसिंग का जो प्रोफेशनलिज्म है, जो रिस्पांस टाइम है, वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। साथ साथ जो व्यवहार की शिकायतें आती हैं वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी सुधार हो जाएगा। यह महसूस भी किया गया है कि जिस ज़िले में किसी वजह से नफरी ज़्यादा रही है अन्य ज़िलों के कंपैरिजन में प्रति 1 लाख व्यक्ति, उस ज़िले में बेहतर पुलिसिंग भी रही है। इसका उदाहरण भी अलग अलग जगह पर देखने को मिला है। इसी तरीके से
यदि किसी पुलिस स्टेशन में जो नफरी होती है वो पर्याप्त मात्रा में होती है तो वहाँ पर बेहतर पुलिसिंग होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि नफरी उस लेवल तक पहुँच जाए तो बिल्कुल हमारी पुलिसिंग काफ़ी बेहतर हो सकती है। हमें ये बात भी समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि नफरी के साथ साथ जो आवश्यक संसाधन है वो भी जिस तरीके से हम विकसित देशों की बात करते हैं, यदि उस लेवल का मिलेगा तो हमारी पुलिसिंग कहीं बेहतर हो सकती है। इस विषय में मैं ये अपडेट करना चाहूँगा कि अभी 112 जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग सिस्टम है, जिस पे 112 पे कॉल करने पे ये होता है कि तुरंत ही पुलिस समय पर पहुंच जाती है समयबद्ध तरीके से जी। उसमें संसाधनों में काफ़ी वृद्धि हुई है। अभी कुछ समय पहले तक प्रत्येक पुलिस स्टेशन में 112 का एक व्हीकल भी नहीं थी। आज की डेट में जो हमारे बड़े पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पर ज़्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा शिकायतें आती हैं, वहाँ पर 2 112 के व्हीकल दिए गए हैं और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम एक व्हीकल दिए गए हैं। तो इस तरीके से संसाधन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम भी घटेगा और जैसे जैसे नफरी बढ़ती जाएगी जो पुलिसिंग है वो और बेहतर होती जाएगी। जी, आपने संसाधनों की अगर बात की तो जैसे टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है तो हम विश्व में देखते हैं कि जो पुलिस है उसके पास जो संसाधन हैं वो उनकी चाहे वर्दी हो, चाहे उनके हथियार हों या फिर कोई अन्य प्रकार के जो राइट कंट्रोल करने के लिए जो उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं वो काफ़ी अत्याधुनिक हैं, या फिर जब पुलिस ड्यूटी पर जाती है तो उसके स्वयं की सुरक्षा के लिए भी जो उनके पास कवच वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी अत्याधुनिक प्रकार के हैं। हमारी जो राजस्थान पुलिस है इसमें आज कहाँ स्टैंड करती है? राजस्थान पुलिस की यदि टेक्नोलॉजी के विषय में बात की जाए जी, तो सर्वप्रथम जो हमारा इन्वेस्टिगेशन मॉड्यूल है जिसमें हम अनुसंधान करते हैं वो आज की डेट में पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गया है। सभी कुछ CCTNS पे दर्ज होता है, मुकदमा भी CCTNS पे दर्ज होता है, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो CCTNS पे रहता है और एक टाइम बाउंड तरीके से उसका निस्तारण किया जाता है जी। तो CCTNS ने काफ़ी हद तक सुपरवाइजरी रोल था उसको ईजी कर दिया है। इसके साथ साथ नए कानून में जैसा मैंडेटरी है कि साक्ष्य लेना है, हमें हर सीजर का हर बयान की वीडियोग्राफी करानी है, उसके बारे में भी हमारा जो CCTNS है और अन्य जो पोर्टल्स हैं वो पूरी तरीके से इक्विप्ड है। जहाँ तक राइट कंट्रोल ड्रिल और इन सब चीज़ों की बात की जाए तो अभी हमारे पास जो हथियार है, जैसे पहले 303 यूज़ होती थी उसको पूरी तरीके से डिकमीशन कर दिया गया है जी। अब वर्तमान में हमारे पास AK-47 इंसास ये सारे हथियार उपलब्ध हैं, शॉर्ट रेंज वेपन्स भी उपलब्ध हैं, साथ साथ पंप एक्शन गन जो कि राइट कंट्रोल में काफ़ी काम आती है, अच्छी आवाज़ करती है, बहुत शॉर्ट रेंज पे हो तो इंजरी भी हो सकती है परंतु लीथल इंजरी नहीं होती है, वो भी हमारे पास है। जो बॉडी प्रोटेक्टर्स हैं वो आधुनिकतम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे आते जा रहे हैं। इसके अलावा CCTV कैमरे का जैसा अभय कमांड सेंटर के बारे में मैं बताना चाहूँगा, उसके तहत जो शहरी एरिया हैं विशेष करके जिला मुख्यालय उनको पूरी तरीके से CCTV कैमरे की जद में आज की डेट में लाया जा चुका है। वो एरिया धीरे धीरे हम एक्सपैंड कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि ग्रामीण एरिया के भी काफ़ी सारी जगह आ जाए। साथ साथ बॉर्डर पर CCTV कैमरे का भी जाल बिछाने की प्रक्रिया जारी है। जिस दिन वो जाल पूरी तरीके से बिछ जाएगा तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हम ये जो बॉर्डर तस्करी है उस पर लगाम लगा सकेंगे। हमारी जो लैब्स हैं, साइबर फॉरेंसिक लैब्स, जो हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं, वो नए फॉरेंसिक लैब्स आ रही हैं, नए बन रहे हैं। आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में ऑलमोस्ट जो हमारी साइबर फॉरेंसिक लैब है वो ऑलमोस्ट हर डिवाइस की फॉरेंसिक करके दे देती है जी। और इसके अलावा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक बात करें, डार्क वेब की बात करें, क्रिप्टो करेंसी की बात करें, सिंपल CDR एनालिसिस की बात करें, तो ऑब्वियसली CDR एनालिसिस में तो हम काफ़ी आगे तक चले गए हैं। IPDR एनालिसिस में भी आगे तक चले गए हैं कि कौन किससे कैसे बात कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो काफ़ी सारी चीज़ें हम टेक्नोलॉजिकली कर लेते हैं। परंतु क्योंकि ये एवर इवॉल्विंग फील्ड है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से नए क्रिप्टो आते रहते हैं, डार्क वेब एक अलग ही दुनिया है, बिल्कुल। उस पर भी पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार ट्रेनिंग की जाती है। ऑलमोस्ट हर वीक एक ट्रेनिंग शेड्यूल होता है ये जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जी, बहुत सही बात बताई आपने। एक और श्रोता जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, हम बात करेंगे उनसे। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? राजू सोनी बात कर रहा हूँ सर, गंगानगर के खाबू शहर से।
हाँ जी, एसपी साहब आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर सूत्रगढ़ आकाशवाणी में हमारे यादव जी का। जी सर, लगातार ऑपरेशन फ्लश आउट के अभियान के तहत गंगानगर में और अनूपगढ़ में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं सर। जी जनता पर अच्छा असर जा रहा है। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, हमारा इलाका है जो बॉर्डर का इलाका है, पंजाब लगता है, और वहां से सर ज्यादा आपकी सप्लाई नशा वगैरह हो रहा है और लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपका भी प्रयास रहेगा सर। एक सवाल है मेरा। जी बोलिए। सर, जो नशा पंजाब से आ रहा है क्या राजस्थान से ही चल रहा है? जी अभी एसपी साहब आपके सवाल का जवाब देंगे, आप जवाब जो है अपने रेडियो सेट पर सुनिएगा। जो नशे का सप्लाई रूट की जहाँ तक बात करें, जैसे हमारे श्रोता ने भी बताया, पंजाब राज्य से नशे की कुछ पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं उनकी सप्लाई होती है, जैसे हेरोइन, चिट्टा, इन सब की सप्लाई होती है। इसके बारे में हम पूरी तरीके से सजग हैं। पड़ोसी राज्य से, राज्य की जो पुलिस है उनसे हमारा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहता है। इस तरीके के तस्कर जो बॉर्डर से तस्करी करके पंजाब में चले जाते हैं या पंजाब से सप्लाई करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करके, यदि वो यहाँ पर गंगानगर में आए हुए हैं तो गंगानगर में पकड़ते हैं। यदि वो भाग करके पंजाब में कहीं शरण लिए हैं तो संबंधित जो पुलिस है उनसे कोऑर्डिनेट करके कोशिश करते हैं कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ये जो रूट्स है, विशेष करके हाईवेज़ है जो, उन पर अभी हाल में ही राज्य सरकार ने भी कई सारी पुलिस चौकी की घोषणा की है। एक डिटेल प्रस्ताव भी बना करके भेजा गया है कि इन सभी रूट्स पर प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा लगा करके, प्रॉपर INPR कैमरास जो कि नंबर प्लेट इजीली रीड कर सके, उनको लगाया जाए, और साथ साथ चौकियाँ जो है उनको पूरी तरीके से स्ट्रेंथन करके प्रॉपर जाफ्ता लगा करके ये सुनिश्चित किया जाए कि इन रूट को पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया जाए कि कोई तस्कर इसको यूज़ करने से पहले 2 बार सोचे कि भाई हम इस एरिया से जाएंगे तो यहाँ हमें पुलिस मिलेगी, यहाँ हमें टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस CCTV कैमरा मिलेंगे और हमारे पकड़े जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा जो ड्रग्स का रूट देखा जाए तो कहीं न कहीं MP नीमच से भी आता है, कहीं हमारे जैसे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जोधपुर, इस तरीके से कई एरियाज से जहाँ पर निर्मित होता है ड्रग, खास करके अफीम, डोडा पोस्त, इन सब की सप्लाई होती है। और इनका जो सप्लाई रूट है वो नॉर्मली हाईवे, मेगा हाईवे या एक्सप्रेसवे रहता है, या भारतमाला रोड को भी ये कई बार यूज़ करते हैं। उस पर भी हम सतत रूप से निगरानी रख करके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके संबंधित पुलिस अधीक्षक से संपर्क करके उनके कोऑर्डिनेशन से काफ़ी सारे लोगों को, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 3 महीने में ही 50 इनामी अपराधी जी, जो कि गंगानगर के बाहर के थे, कोई जोधपुर का था, कोई फलौदी का था, कोई चित्तौड़गढ़ का था, कोई प्रतापगढ़ का था, उनको वहाँ से पकड़ के ले आए हैं। अभी आज ही एक कार्रवाई चल रही है जो हमारे भारतमाला रोड पर करीब 120 kg डोडा पोस्ट हमने सीज़ किया है। तो नशे का जो रूट है, इंटर स्टेट रूट हो, चाहे इंट्रा स्टेट रूट हो, चाहे इंटरनेशनल रूट हो, उन सबको आइडेंटिफाई करके उनको किस तरीके से टेक्नोलॉजिकली स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई चल रही है। और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा भी लगातार फीडबैक लिया जा रहा है और ये सुनिश्चित, आने वाले दिनों में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इसको पूरी तरीके से हम मैन पावर और विथ जो उनको जिस भी तरीके से स्ट्रेंथन करना है, जो भी गाड़ियाँ देनी है, जो भी टेक्नोलॉजी देनी है, वो देकर के स्ट्रेंथन किया जाए। जी, हमारे श्रोताओं को जो उनका सवाल है उसका जवाब बिल्कुल मिल गया होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे श्रोताओं ने फ़ोन किया है सब ने यही चिंता जाहिर की कि ड्रग्स को जो है कैसे रोका जाए। तो उनसे मैं यही अपील करूँगा कि हमारी पुलिस जो है उस पर विश्वास कीजिए, वो काफ़ी काम कर रहे हैं, लगातार उनकी तस्करों की धरपकड़ हो रही है। हमें भी अपने स्तर पर हमारे समाज में इन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, बच्चों को रोकना होगा, तभी जाकर हम इतनी बड़ी जो समस्या है उसका समाधान कर पाएंगे। एसपी सर, हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे साइबर अपराधों के बारे में। अपराधी जो आजकल काफ़ी हाईटेक हो गए हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर हो गया, या इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ी कोई भी वस्तु है वहाँ पर वो पहुँच कर लेते हैं। SMS भेजते हैं या ईमेल आता है या फिर कॉल आता है, वो हमारे फ़ोन का क्लोन कर लेते हैं। पैसों से जुड़ा मामला हो या हमारी निजी जानकारी या हमारी निजी आइडेंटिटी, अपराधी हर जगह सेंधमारी करने लगे हैं। विशेष रूप से टारगेट बनाते हैं सीनियर सिटीजन्स को और बच्चों को या महिलाओं को।
इनसे लड़ने के लिए हमारे जो राजस्थान पुलिस है वो क्या कार्य कर रही है, किस प्रकार जो है इसका जो आपने कार्य रूपरेखा बनाई है, उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए। साइबर क्राइम यदि एक विस्तृत रूप से देखा जाए तो जैसे जैसे साइबर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे संचार का माध्यम बढ़ रहा है और ख़ास करके अब AI का ज़माना आ रहा है, तो साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज राजस्थान पुलिस के साथ साथ मेरे ख्याल से पूरे भारत के लिए बना हुआ है। और जैसे इसमें AI शामिल हो गया तो ये और बड़ा चैलेंज बन गया है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जैसा आजकल आप लोग फ़ोन भी करते हैं तो उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है कि भाई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती जी। और वो इसलिए शुरू में हर फ़ोन कॉल में जोड़ा गया है ताकि लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कोई भी एजेंसी चाहे वो कितनी भी पावरफुल हो, आपको आज की डेट में उसके पास ये पावर नहीं है कि आपको ये कहे कि आप इस रूम में बैठे हो, आप यहाँ से हिल नहीं सकते हो। यदि किसी एजेंसी को कोई कार्रवाई करनी होगी तो वो बाकायदा आपके पास आएगी, आपको कोई नोटिस देना होगा नोटिस देगी, अरेस्ट करना होगा तो अरेस्ट करेगी। बट ये सोचना कि कोई कहते कि साहब आपके खिलाफ ये वारंट हाई कोर्ट ने निकाल दिया, अब तो आप अपने रूम में बैठे रहो, नहीं तो आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसी कोई पावर किसी को भी नहीं दिया गया है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, यदि किसी को कोई ऐसी चीज़ लगती है कि साइबर क्राइम का बहुत विभिन्न पहलू है, बहुत सारे तरीके से लोग साइबर क्राइम करते हैं और नए नए तरीके निकालते रहते हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट वाला आजकल चल रहा है जी। कई बार लोगों को ये कहते हैं कि साहब आपका फ़ोन से बहुत सारे साइबर फ्रॉड हुए हैं, यदि और आपका आधार कार्ड मिला है तो आपका ये जो फ़ोन नंबर इसको बंद कर दिया जाएगा जी। तो उसमें लोग पैनिक हो जाते हैं कि भाई क्यों मेरा फ़ोन क्यों बंद कर रहे हो, कैसे बंद कर रहे हो। फिर वो कोई लिंक देते हैं, फिर अलग अलग तरीके से उसका साइबर फ्रॉड में अल्टीमेटली वो साइबर फ्रॉड में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरी चीज़ जो करते हैं लोग कि अचानक से किसी रैंडम नंबर से वीडियो कॉल आएगा, व्यक्ति खास करके जो बुजुर्ग लोग रहेंगे या जिसको नहीं समझ होगी, या कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं ऑडियो कॉलर है, वीडियो कॉलर उठा लिया, उसका फेस आ गया, उसको मॉर्फ करके इस तरीके से बनाएंगे कि अब ब्लैकमेल करने के लिए कि ये मैंने आपका वीडियो बना लिया है, अब आप हमें पैसे दे दो। हाँ, किसी आपत्तिजनक स्थिति में उसको दिखाकर, हाँ, किसी आपत्तिजनक स्थिति में उसको दिखा करके एडिट करके, और फिर क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति रहता है तो वो सब नॉर्मली ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के भयभीत हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा तरीका है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि कई बार हम किसी चीज़ पे, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐप है उसके बारे में नहीं समझ पा रहे, या हमारा बैंक अकाउंट है उसके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, या मान लीजिए हमने कोई किसी कंपनी से कोई चीज़ ऑर्डर मंगाया है, हमें उसके बारे में लग रहा है कि ये वापस करना है, तो हम हेल्पलाइन नंबर गूगल पे जाके सर्च करते हैं इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है जी। साइबर फ्रॉड वाले लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से चीज़ों को ट्वीक करते हैं कि हेल्पलाइन नंबर टॉप पे उनका दिखता है, जो कि फर्जी हेल्पलाइन नंबर होता है। अच्छा, आपको दिखेगा कि ये जो हेल्पलाइन नंबर ये SBI का हेल्पलाइन नंबर है। आप सोचोगे ठीक है, गूगल पे आया, आपने फ़ोन किया कि मेरे से योनो ऐप मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, इसमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब वो फर्जी, क्योंकि वो हेल्पलाइन नंबर गलत है, फर्जी है, आप जो जिसने चेक किया उसने ये चेक नहीं किया कि वेबसाइट पर जाकर के चेक करना है कि नहीं करना है, उसने तो एक उस पर किया। वो व्यक्ति क्या करेगा, आपसे एक ऐप डाउनलोड करवाएगा, दूसरा ऐप। वो ऐप ऐसा रहेगा जो कि आपके मोबाइल का एक्सेस उसको दे देगा। जी। ठीक है, आपको लगेगा ठीक है, आपका ऐप डाउनलोड कर दिया, उसको जो भी करना था उस ऐप में पैसे वैसे निकालना था निकाल दिया। फिर उसके बाद आपके जो फ़ोन नंबर है उसको डिलीट कर देगा, आपके फ़ोन से आपके ऐप को डिलीट कर देगा, और आपको लगेगा यार मेरे साथ कैसे हो गया साइबर फ्रॉड। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है कि जब आप कोई चीज़ गूगल करें, कोई चीज़ सर्च करें, तो ये सुनिश्चित कर लें कि वो ऑफिशियल वेबसाइट से है कि नहीं है लिंक्ड। और यदि किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है और उसको जैसे ही पता चलता है मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, बगैर डिले किए एक हेल्पलाइन नंबर है साइबर कंप्लेंट की NCRP पोर्टल के 1930, उस पर तुरंत कॉल करके बताए, डिटेल्स बताए, ताकि साइबर फ्रॉड के थ्रू जो भी पैसा गया है वो उसको फॉलोअप करके उस पैसे को उस जगह पे फ्रीज और होल्ड कराया जा सके, और यदि क्रिमिनल पकड़ा जाता है या न्यायालय के माध्यम से उस पैसे को वापस कराया जा सके। जी, हम ये भी चाहेंगे कि आप वो जो नंबर हमारे श्रोता जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो भी आप बता दें, ताकि हेल्पलाइन नंबर जो है उस पर अगर ड्रग्स की कोई बात हो या फिर महिलाओं सुरक्षा से संबंधित कोई बात हो तो उनका भी अगर कोई डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है तो आप हमारे श्रोताओं के लिए साझा कर दीजिए।
देखिए, एक हेल्पलाइन नंबर जो 112 है वो तो यूनिवर्सल है ही जी। उसमें यदि कॉल करता है कोई तो तुरंत पुलिस पहुंचेगी, एज सुन एज पॉसिबल उस पर रिस्पॉन्स होगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे अपनी पहचान गोपनीय रखनी है, ये पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में सूचना देनी है, तो एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है जिसको सामान्यतः मैं स्वयं ही देखता हूँ जी। उसका नंबर है 8764513201। इसमें मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि क्योंकि काफ़ी सारे इसमें मैसेजेस आते हैं, काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, तो श्रोताओं से मैं ये आग्रह करूँगा कि वो अपनी बात व्हाट्सएप मैसेज के रूप में लिख करके भेजें। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति कॉल करके बताना चाहता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कॉल उठाने की परिस्थिति में, या वॉइस मैसेज भेजता है। उससे बेहतर है शॉर्ट में लिख करके भेजेगा, तो हमारे पास डिटेल्स भी आ जाएंगी, क्या कार्रवाई करनी है वो भी पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। एक श्रोता हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, हम बात करेंगे उनसे। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर, डॉक्टर राकेश से अर्ज कर रहा हूँ सर, नौहर से। जी डॉक्टर साहब, आप लाइन पर जुड़े हैं, एसपी साहब आपको सुन रहे हैं, आप क्या बात करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आदरणीय एसपी साहब को नमस्कार कहेंगे सर, और राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे सर। धन्यवाद। और क्योंकि मैं चिकित्सकीय पेशे से जुड़ा हुआ हूँ सर, और करीब 20 साल से मेडिको लीगल केसेस भी देख रहा हूँ, तो मैं एसपी साहब से ये जानना चाहूंगा कि चिकित्सकीय कार्यों और पुलिस के कार्यों में बेहतरीन समन्वय कैसे हो, इस बारे में आपके विभाग या पुलिस का विभाग क्या कर रहा है। जैसे हालिया दिनों में कानूनों में परिवर्तन हुआ है, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे कानून आए हैं जिनमें काफी फेरबदल भी हुआ है, तो उनमें अपडेट करने के लिए, मेडिकल स्टाफ को अपडेट करने के लिए पुलिस विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है? क्या कोई इस तरह की ट्रेनिंग या कोई इस तरह की सेमिनार आयोजित करवा रहे हैं सर, या इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं मेडिकल प्रोफेशन वालों को? जी, इस तरह की मुझे जानकारी चाहिए थी। जी डॉक्टर साहब, आप अपना जवाब जो है रेडियो सेट पर सुनिएगा। ये जो मेडिकल क्षेत्र है, पुलिस संबंधित जो कार्रवाई हैं, वो उसमें बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में पुलिस को कार्रवाई करती है, क्योंकि हमारे अधिकतर जो मुकदमे होते हैं, खास करके बॉडी क्राइम, उसमें हम जो हमारे डॉक्टर होते हैं उनकी रिपोर्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो कितनी अच्छे तरीके से, कितने सही तरीके से रिपोर्ट उन्होंने दी है। इसमें मैं पहले तो डॉक्टर साहब को ये बताना चाहूँगा कि मैं स्वयं ही एक डॉक्टर फैमिली से हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, तो मैं बहुत बढ़िया। जो उस साइड में जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं मैंने देख रखी है, क्योंकि मेरे पिताजी भी सरकारी डॉक्टर थे जी। तो वो भी कई सारे इस तरीके के केसेस डील करते थे। कई बार ऐसे परिवादी आ जाते थे, कई बार लोग एग्रेसिव होकर के भी आ जाते थे कि हमारी ऐसी रिपोर्ट हो और वैसी रिपोर्ट हो। कई सारी चीज़ें वो मैंने बचपन में देख रखी हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें पता हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, जो नए कानून है उसके बारे में ट्रेनिंग देने की जहाँ तक बात है, CMHO के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से हम लगातार ट्रेनिंग आयोजित करते रहते हैं, और हम ये सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ये पुलिस को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको लेटेस्ट जो भी नियम कानून है उनसे अपडेट रखा जाए। मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा, राज्य सरकार के विभिन्न जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत बड़ा स्पष्ट रूप से है कि डॉक्टर्स जो जब मरीज को देखते हैं तो उनकी सुरक्षा का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। अभी जो लेटेस्ट दिशा निर्देश है उसके तहत हम इस तरीके से खास करके सरकारी हॉस्पिटल या बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल या इनफैक्ट छोटे जगहों पर भी लगातार पुलिस विशेष रूप से इस तरीके से गश्त करती है कि कहीं पर किसी तरीके की कानून व्यवस्था असामान्य न हो, किसी भी तरीके से कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहा हो उसमें कोई बाधा न डाले। जहाँ तक एक इसमें मैं बस जोड़ना चाहूँगा, जहाँ तक कई बार क्या होता है कि इलाज के दौरान कोई अनहोनी होती है और जो परिवार रहता है वो एग्रेसिव हो जाता है, उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश है कि जब तक विभागीय जांच नहीं होती है तब तक उसमें पुलिस अग्रिम कार्रवाई नहीं करे। जी, उम्मीद है कि डॉक्टर साहब को अपना सवाल का जो जवाब है मिल गया है। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, हम बात करना चाहेंगे। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी, प्यारेबल से सुभाष मोहन बोल रहा हूँ। हाँ सुभाष जी, सर आपकी बात सुन रहे हैं, आप सवाल पूछिए। साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं साहब किसान हूँ और मैं एक अलग बात बताना चाहता हूँ आपको। बताइए। साहब जो ओवरलोडिंग है ना, चाहे ट्रकों की ओवरलोडिंग है, चाहे ट्रक जो है वो पूरा लाते हैं ना जी, इससे बहुत ही बड़ा नुकसान है। ज्यादा एक्सीडेंट होना की वजह से होना, जैसे हमारे को 4 साल हो गए साहब।
जी, हम आपका सवाल समझ गए हैं। सर, ये बोलना चाहते हैं कि ओवरलोडिंग जो वाहन चलते हैं उनकी वजह से, या ओवर स्पीड जो वाहन चलते हैं, नियमों के विरुद्ध चलते हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जाती है? मैं अपने श्रोता को इस बारे में अपडेट करना चाहूँगा। बिल्कुल ये बात सही है, ओवरलोडिंग वन ऑफ द मेन रीज़न होता है एक्सीडेंट का। इसके साथ साथ ड्रंकन ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग भी बड़े रीज़न है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के दौरान डेथ होने की संभावना रहती है। जहाँ तक ड्रंकन ड्राइविंग, ओवर स्पीड की बात है, ये दोनों कार्रवाई पुलिस द्वारा डायरेक्टली की जाती है और हमारे पास अभी आधुनिकतम इंटरसेप्टर भी हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली यदि कोई ओवर स्पीड करता है तो उसके चालान हो जाता है, अगर ये वो इंटरसेप्टर के सामने से गुजरता है तो। उसका उपयोग करके हम लगातार ओवर स्पीड की कार्रवाई कर रहे हैं। ड्रंकन ड्राइविंग में भी पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की गई है। जहाँ तक ओवरलोडिंग की बात है, ओवरलोडिंग के लिए परिवहन विभाग से समन्वय बना करके जहाँ जहाँ पर शिकायत आती है हम लगातार कार्रवाई करते हैं, क्योंकि उनके लिए परिवहन विभाग ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट है। मैं ये अपडेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक्सीडेंट की बात आ गई, कि हमने जो लगातार कार्रवाई की है पिछले साल की तुलना में करीब 1.5 गुना ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिनकी वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, जिसमें विशेष करके ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, बिना हेलमेट के ड्राइविंग, या जैसा ओवरलोडिंग भी बता रहे हैं, जिसकी वजह से इन 3 महीनों में ही करीब 30% डेथ कम हुई है। यदि नंबर, एब्सोल्यूट नंबर की बात की जाए तो 2023 और 24 दोनों में 3 महीनों में 67 व्यक्तियों ने अपनी एक्सीडेंट में जान गंवाई थी। इस वर्ष 51 व्यक्तियों ने जान गंवाई है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये चीज़ दिखेगी तो नहीं, परंतु ये कहा जा सकता है 16 व्यक्तियों की जान हमने बचाने में कामयाबी पाई है। मैं सभी श्रोताओं से ये निवेदन करूंगा, ये आग्रह करूंगा, ट्रैफिक नियमों की पालना करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट की डेथ्स होती हैं, उसको देख करके बहुत दुख होता है। जैसा अभी मैंने फिगर भी बताया, नॉर्मली हर महीने यदि 51 का भी फिगर देखा जाए तो हर महीने 17 लोगों की केवल गंगानगर जिले में एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो रही है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। पहले ये 67 था, 22 से घट के 17 हुआ, बट 17 भी बहुत बड़ा आंकड़ा है जी। तो उसको समझने की ज़रूरत है, और जब भी सड़क पर चले तो ये ध्यान रखें, खुद की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग करें। जी सर, आपने हमारे श्रोताओं के लिए और जो भी हमें सुन रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। लेकिन आज राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो जवान हैं, जो दिन रात ड्यूटी करते हैं, मुस्तैद रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, और ना त्योहार देखते हैं ना कोई और पर्व देखते हैं, इवन घर में भी जब उनके कोई शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है, कई बार वो उसमें भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि ड्यूटी पहले है। मैं चाहूँगा कि आप उनके लिए हमारे रेडियो के माध्यम से कोई संदेश दें। पुलिस की रीढ़, आँख, नाक, कान, प्रत्येक चीज़ हमारे पुलिस के जवान ही है। यदि पुलिस के जवान डट के कार्य न करें तो सुपरवाइजरी ऑफिसर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं हमारे जवानों को पुलिस दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों में जो गंगानगर पुलिस ने कार्रवाई की है, जो आमजन में विश्वास बढ़ा है, ये उनकी वजह से ही हुआ है। मैं उनसे ये अपेक्षा करूँगा और कहूँगा कि वो इसी तरीके से कार्रवाई करते रहें, लोगों का विश्वास जीतते रहें। उनको बहुत बड़ी ड्यूटी दी गई है, उस ड्यूटी को निभाते रहें और इस तरीके से आम जन को सुरक्षा का माहौल प्रदान करें। जी सर, श्री गौरव यादव जी, आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।